नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जैन साहित्य किसे कहते हैं, जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और जैन साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैन साहित्य भी सिद्ध और नाथ साहित्य की भांति आदिकालीन हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंश है। यानी ये जो जैन साहित्य है, जिस प्रकार से सिद्ध साहित्य, जिस प्रकार से नाथ साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य का अंश है, उसी प्रकार से जैन साहित्य भी आदिकाल में पाया जाता है। भारत के पश्चिमी भाग, मुख्यतः गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म प्रचलित था। यानी जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, गुजरात और राजस्थान, वहां पे जैन धर्म प्रमुख रूप से प्रचलित था। इन जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस साहित्य की रचना की गई है उसे जैन साहित्य कहा जाता है। यानी जैन साहित्य धर्म के जो मानने वाले लोग थे, उनके द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जिस प्रकार के साहित्य की रचना की गई है उसी को जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैन कवियों को राजाओं और व्यापारियों का संरक्षण प्राप्त था। ये राजाओं के संरक्षण में रहते थे, व्यापारियों के संरक्षण में रहते थे और इनके संरक्षण में रह करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। क्योंकि जैन साहित्य धर्म पर आधारित था और धर्म पर आधारित होने के कारण शुक्ल जी ने इसे साहित्य की श्रेणी में स्वीकार नहीं किया था। यानी जैन साहित्य को साहित्य मानने से इनकार कर दिया था। पर जैन साहित्य निरा धार्मिक साहित्य नहीं है, केवल धार्मिक साहित्य नहीं है। इसे साहित्य की श्रेणी से बाहर नहीं रखा जा सकता है, इसको साहित्य मानना ही पड़ेगा। बच्चन सिंह ने लिखा है, उन्हें देखने से पता चलता है कि इन धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ है जैसे बादलों में बिजली। यानी जिस प्रकार से बादलों में बिजली लिपटी होती है, उसी प्रकार से इस धार्मिक साहित्य में, धार्मिक काव्यों में साहित्य जो है लिपटा हुआ है। जैन साहित्य के बारे में बच्चन सिंह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जैन साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहले कवि का नाम है स्वयंभू और स्वयंभू के द्वारा 3 रचनाएं की गई हैं। पहला है पौंचर्यु, दूसरा है ऋठमणिचर्यु, तीसरा है स्वयंभू छंद। ये तीनों रचनाएं पौंचर्यु, ऋठमणिचर्यु और स्वयंभू छंद स्वयंभू के द्वारा किया गया है। दूसरे कवि का नाम है पुष्यदत्त। इनके द्वारा 63 महापुरुष गुणालंकार, रय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु की रचना की गई है। धनपाल के द्वारा भविष्यत कहा की रचना की गई है। अगले कवि हैं देवसेन और इनके द्वारा श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना की गई है। और शालिभद्र सूरी के द्वारा भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की गई है। ये इस जो साहित्य है जैन साहित्य, उसके प्रमुख कवि हैं और ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैन साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली विशेषता है कि जैन साहित्य से संबंधित कवियों ने अपने धर्म से संबंधित महापुरुषों के चरित्र का वर्णन विस्तार से किया है। यानी जो जैन साहित्य के कवि हैं, उन्होंने अपने धर्म से संबंधित जो महापुरुष थे उनके चरित्र का वर्णन विस्तार से किया है। चरित्र काव्य की रचना उनके द्वारा की गई है। उदाहरण के रूप में जो पुष्यदंत का 63 महापुरुष गुणालंकार है, उसमें 63 महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो जैन कवि हैं, उन्होंने हिंदू महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन भी जैन सिद्धांतों के अनुरूप किया है। जैसे राम कथा लिखा है तो जैन सिद्धांतों के अनुरूप लिखा है और राम को जैन होते हुए दिखाया गया है इनके धार्मिक ग्रंथों में। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, स्वयंभू का जो पौंचर्यु है, ये राम कथा है। एक तरीके से राम का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है इसके माध्यम से, और यह राम कथा तर्क पर आधारित है। इसमें राम के पूरे जीवन का चरित्र वर्णन है और अंत में राम जो है जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए इसमें दिखाए गए हैं। यानी जो जैन साहित्य के कवि थे, जो जैन साहित्य के रचनाकार थे, उन्होंने अपने धर्म से संबंधित महापुरुषों का और हिंदू धर्म से संबंधित महापुरुषों का चित्रण जैन सिद्धांतों के अनुरूप किया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा विशेषता देखते हैं। जैन साहित्य में तर्क की प्रधानता है। ये तर्क पर आधारित साहित्य की रचना करते हैं, तर्क की इनके साहित्य में प्रधानता है। तीसरी विशेषता है, जैन साहित्य में कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन किया गया है। ये कर्मकांड में विश्वास नहीं करते हैं, वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। इसका जैन कवियों के द्वारा खंडन किया गया है। जैन साहित्य की प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है। यानी जैन साहित्य प्रामाणिक साहित्य है। आदिकाल का एकमात्र ऐसा साहित्य है जो प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है, जिसके प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है।
बच्चन सिंह ने लिखा है, इस पूरे कालखंड में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ही ऐसे हैं जो प्रामाणिक हैं। यानी जैन जो काव्य हैं वो प्रामाणिक हैं, इनके प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है। अगली विशेषता है जैन साहित्य में करुणा, अहिंसा, त्याग जैसे मूल्य दिखाई पड़ते हैं। यानी करुणा, अहिंसा जो जैन सिद्धांत के मूल्य हैं वो इनके साहित्य में भी दिखाई पड़ते हैं, इनके साहित्य में ये मूल्य दिखाई पड़ते हैं। अगली विशेषता है जैन साहित्य में सदाचार, रहस्य साधना, उपदेश से संबंधित रचना भी मिलती है और ये जो है सिद्धों से मिलती जुलती है। जिस तरीके से सिद्धों ने रहस्य साधना का वर्णन किया है, सदाचार का वर्णन तो उनके यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन उपदेश उनके यहाँ भी पाए जाते हैं। यानी इसमें से कुछ चीजें सिद्धों से मिलती जुलती हैं। अगली विशेषता यानी सातवीं विशेषता जो जैन साहित्य की है वो है श्रृंगारिकता। जैन साहित्य में श्रृंगारिकता भी पाई जाती है, लेकिन श्रृंगारिकता जो है जैन साहित्य की प्रधान विशेषता नहीं है, प्रमुख विशेषता नहीं है। फिर भी इन कवियों ने अपने काव्य में जहां तहां श्रृंगारिकता का वर्णन किया है, जहां तहां इनके काव्य में श्रृंगारिकता आ जाती है। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। सिर जराखंडी लोवड़ी, गल मड़ियड़ा नबीस, तो भी गोठड़ा कराविया मुद्दे उठ बैस। यानी सिर जराखंडी लोवड़ी, जो नायिका है उसके सिर पर फटा पुराना वस्त्र है, सिर जराखंडी लोवड़ी। गले मड़ियाड़ा न 20, गले में जो है 10-20 गुरियों की माला भी नहीं है। तो भी गोठड़ा कराविया मुद्दे उठ बैठ, फिर भी जो मुग्धा नायिका का अप्रतिम सौंदर्य है वो गोष्ठ के रसिकों को उठक बैठक करा रहा है। यानी जो रसिक हैं, जो नायक हैं, उनको उठक बैठक करा रहा है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देखते हैं। वैसे तो जैन साहित्य में जैन सिद्धांतों की ही प्रधानता है, लेकिन कवियों ने जैन सिद्धांत से इतर वीर रस का चित्रण भी अपनी कविता में किया है। हम लोग यहाँ पर हेमचंद्र का उदाहरण देखेंगे। हेमचंद्र जो है जैन आचार्य थे, उनका उदाहरण देख लेते हैं। खग बिसाहूं जहिलहूं, पियता ही देसहूं जाहूं, रण दुभिक्ष के भग गायम, बिड़ जुझे न बलाहूं। यह नायिका अपने पति से कह रही है कि खग विषायों जहिलहूं, कि जहां पर खड़ग का व्यापार होता है, जहां पर युद्ध होता है वहां चला जाए, उस देश हमको लिए चलिए। पियत ही देश ही जाहूं, वहां पर जाइए, वहां पर हम लोग चलें। रण धुभिक्के भाग गई, बिड़ जुझे न बलाव। कहती है कि यहाँ पर रण का क्या पड़ा है, दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ तो युद्ध होता ही नहीं है। बिड़ जुझे न बलाह, बिना युद्ध में लड़े बल नहीं प्राप्त होती है। बिड़ जुझे न बलाह, यानी नायिका अपने पति को कह रही है कि ऐसे जगह चला जाए जहाँ खड़ग का व्यापार होता हो, जहाँ युद्ध होता है। यहाँ तो युद्धों का अकाल पड़ा हुआ है, अब बिना युद्ध हुए किसी को बल नहीं होता है। वीरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वीरता यहाँ क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति और वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान का विषय है। जिस प्रकार से रासो काव्य धारा में वीरता है, उस प्रकार से यहाँ पर वीरता नहीं है। यहाँ वीरता आत्मसम्मान का विषय है। युद्ध भूमि से जान बचाकर भागने से बेहतर है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना, क्योंकि वह गौरव का विषय है। हेमचंद्र ने लिखा है, भला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु, लज्जे जमतु बयास यहूं, जय भग्गा घर एंतु। नायिका जो है अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, भला हुआ जो मारिया बहड़ी हमारा कंतु, हे सखी अच्छा हुआ जो हमारा पति युद्ध भूमि में मारा गया। लज्जे जमतु बयास यहूं, जय भग्गा घर एंतु, यानी अगर वह युद्ध भूमि से भागकर घर आ जाता तो हम अपने सखियों के बीच में अपना कौन सा मुख दिखाते। यानी आत्मसम्मान का विषय है यहाँ पर वीरता। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता है काव्य रूप की दृष्टि से जैन साहित्य में मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों मिलते हैं। यानी मुक्तक काव्य की भी प्रधानता है यहाँ पर और प्रबंध काव्य की जैन साहित्य में प्रधानता है। जितने उपदेशात्मक रचनाएं मिलेंगी आपको वो सभी मुक्तक काव्य में मिल जाएंगे, और जितने चरित्र संबंधी काव्य मिलेंगे वो अधिकांशतः प्रबंध काव्य में आपको मिलेंगे। जैसे पाहुड़ दोहा जो है वो मुक्तक काव्य का उदाहरण है, और पवन चर्यु और रय कुमार चर्यु जो है यह प्रबंध काव्य का उदाहरण, क्योंकि चर्यु मतलब चरित्र का वर्णन है। इसमें जहां पर चरित्र का वर्णन है वहां पर प्रबंध काव्य का उदाहरण आपका आ जाएगा। जैन साहित्य में चरित्र काव्य और रास काव्य की भी प्रधानता है, यानी चरित्र काव्य लिखे गए हैं किसी के जीवन को आधार बना करके, और रास काव्य की भी प्रधानता है जैन साहित्य में। आगे बढ़ते हैं, जैन कवियों की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश है।
अपभ्रंश भाषा में इनके द्वारा कविताएं की गई हैं। जो स्वयंभू हैं उनको अपभ्रंश भाषा का पहला कवि भी माना जाता है। अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का प्रयोग भी इन कवियों ने किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जैन साहित्य में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।